हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है क्लास 10th का साइंस देख रहे हैं और साइंस के अंदर बेसिकली हम लोग फिजिक्स का सेक्शन देख रहे हैं, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसको आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो क्लास 10th के साइंस के अंदर जो ये फिजिक्स का सेक्शन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही सिंपल है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी को हम कैसे समझ के अंदर तो ऐसा हो चुका है, या हम कह सकते हैं आजकल हमारा टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही सिंपल, खास करके मैं दिल्ली का लाइफ स्टाइल या मुंबई या किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी का मैं लाइफ स्टाइल बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो हम कहते हैं 1 घंटे भी बिताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान के चलिए, अगर लाइट नहीं है तो मोटर नहीं चलेगा, टैंक में पानी नहीं है तो आप फ्रेश नहीं हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे वर्क है डेली लाइफ में जो हमारा बिल्कुल बिना इलेक्ट्रिसिटी का तो जीवन चलना ही संभव नहीं है, मतलब बिल्कुल असंभव लगेगा। तो अगर देखा जाए तो जैसे शरीर को है कि नहीं है, अगर मान लिया जाए कि किसी बॉडी को सस्टेन करने के लिए बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे क्या है, ब्लड है। ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना तो हवा के बाद हमको लगता है इलेक्ट्रिसिटी ही है। यानी कि जिस तरह से आप बिना हवा का, यानी कि पानी के बिना आप थोड़ी देर तक सस्टेन कर सकते हो, लेकिन बिना हवा के बिना तो आप मुश्किल से, हम कहते हैं 10 मिनट भी आपको सस्टेन करना, 10 मिनट तो बहुत दूर की बात हो गया, 2 मिनट भी सस्टेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो जिस तरीके से हवा के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक उसी तरह से आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा ये जीवन संभव नहीं है। क्योंकि हम लगभग हर वो चीज़, जितने भी फैसिलिटीज़ हम लोग आजकल के लोगों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए। अगर पहले ज़माने में क्या होता था, लोग छत पे सो जाते थे गर्मी के टाइम में, लेकिन बिना एसी, बिना कूलर, बिना पंखे का आज के लोग सो नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है बिना इलेक्ट्रिसिटी का अभी के समय में लाइफ से पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो वो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। दैट मीन्स हमें पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बहुत ही सिंपल, जैसे देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली हम लोग किसको कहेंगे, तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक तरह से फ्लो ऑफ आयंस को ही हम लोग चार्ज कहते हैं। जैसे कहते हो, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक वायर ले लिया, ठीक है। अब एक बात बता, अगर मैंने कहा कि उसके अंदर करंट पास हो रहा है तो बेसिकली उसके अंदर किस चीज़ का फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर चार्ज का फ्लो हो रहा है। चार्ज का फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो रहा है, आयंस का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, अगर हम इसको डिफाइन करने का कोशिश करें तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं फ्लो ऑफ आयंस। यानी कि फ्लो ऑफ आयंस को ही बेसिकली क्या कह देंगे, चार्ज कह देंगे। और जैसा कि जानते हो आप, आयंस हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। या हम सिंपली कह सकते हैं जो चार्ज का नेचर है वो टोटली कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ आयंस के ऊपर। अगर आयन हमारा पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव होगा, आयन नेगेटिव है तो चार्ज भी हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल। अब देखिए, चार्ज के तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे एडिटिविटी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन है, कंजर्वेशन है। ये सब चीज़ अभी आपको उतना ज़्यादा इसेंशियल नहीं है क्लास 10th में समझने के लिए, ठीक है। लेकिन हम कुछ चार्ज के प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में देखेंगे। कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ है, जैसे लाइक चार्जेस हैं वो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेगा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ। मान के चलिए अगर आपके पास प्लस चार्जेस है, ठीक है, और ये माइनस चार्जेस है, और यहाँ पे ले लेते हैं एक प्लस चार्जेस और यहाँ पे एक माइनस चार्जेस, ये माइनस और ये क्या ले लेते हैं, प्लस। तो देखिए ये क्या करेगा, यानी कि प्लस प्लस का जो पेयर होगा ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि लाइक चार्ज हो गया तो लाइक चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। माइनस माइनस ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन प्लस और माइनस क्या करेगा, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। माइनस और प्लस भी आपस में एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वेरी सिंपल। यानी कि आप इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ, कोई भी 2 गर्ल्स है तो दोनों गर्ल्स के प्रति उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा नॉर्मली। मतलब ऐसा मैं ये कह सकता बेस्ट फ्रेंड है तो इंटरेस्टेड है, दैट डजंट मैटर। मेरा कहने का मतलब है लड़की लड़की के प्रति, यानी कि कोई गर्ल जो है वो गर्ल के प्रति अट्रैक्टिव उतना नहीं होता है। लेकिन अगर कोई गर्ल्स है और कोई बॉयज़ है तो देखिएगा, बॉयज़ गर्ल्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। तो कहने का मतलब है 2 गर्ल्स को अगर रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके बीच में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं, मतलब मेरा वो मोटो नहीं है, मतलब सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि अगर 2 गर्ल्स एक साथ है तो दोनों कहीं ना कहीं बिल्कुल एक दूसरे से दूर ही रहने का कोशिश करेगा, और अगर दोनों बॉयज़ है तो वो भी एक दूसरे से उतना दूर ही रहने का कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक गर्ल्स और एक बॉयज़, तो ऑब्वियसली जो होगा बॉयज़ गर्ल्स के प्रति इंटरेस्टेड होगा,
अट्रैक्टिव होगा और गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के प्रति अट्रैक्टिव होगा। तो यानी कि गर्ल्स और बॉय यानी कि मेल और फीमेल में जिस तरह का अट्रैक्शन होता है उसी, जैसे मान लीजिए प्लस को हमने क्या मान लिया मेल और माइनस को मान लिया फीमेल, तो मेल और फीमेल में जिस तरह से अट्रैक्शन होगा उसी तरह से फीमेल और मेल के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन कभी भी दो फीमेल या दो मेल के बीच में उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा जैसा कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में या एक फीमेल और एक मेल के बीच में होगा। तो बहुत ही सिंपल, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग कह देते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्या हो गया कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्जेस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से चार्ज का कॉन्सेप्ट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो हम क्या जैसे चार्ज हम देखिए इसको हम लोग अगर हम चार्ज को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाने का कोशिश करें तो उसमें हमको प्रोडक्शन ऑफ चार्ज भी समझाना पड़ेगा। यानी कि प्रोडक्शन कई तरीके से होता है, जैसे हम रबिंग कहते हैं या फ्रिक्शनल मेथड के जरिए भी होता है। जैसे आप लोगों ने आजकल बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे एग्जीबिशन में प्रोडक्ट करते हैं कि स्पीड ब्रेकर से क्या करता है, करंट को डेवलप कर लेता है फ्रिक्शन के जरिए। तो स्पीड ब्रेकर में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के जरिए हीट प्रोड्यूस होता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड जैसे फ्रिक्शन है जिसको हम लोग रबिंग भी कहते हैं, आयोनाइजेशन का मेथड है, उसके बाद आपको कहते हैं क्या कहते हैं इंडक्शन मेथड है, साथ ही साथ हमारे पास कंडक्शन मेथड है। तो रबिंग है, इंडक्शन है या फिर कंडक्शन है, तो ये सब बहुत सारे मेथड है जिसके ज़रिए क्या होता है हम चार्ज को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं या चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनली हमें सिर्फ चार्ज के बारे में भी इतना ही समझना है कि फ्लो ऑफ आयंस को हम लोग चार्ज कहते हैं और नेचर ऑफ चार्ज जो है वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ आयन के ऊपर। बहुत ही सिंपल, जिस तरह के आयन का फ्लो होगा उस बॉडी के ऊपर चार्ज भी उसी टाइप का होगा। वेरी सिंपल। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या समझेंगे, देखिए जैसे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, आप यहाँ से समझिए, कोई भी हमारे पास क्या है बेसिक कैरियर्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज कैरियर देखा जाए तो जो मेटल्स होता है उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए एक चीज़ मेरे को बताइए, जैसे कहते हो कि जैसे आपने स्विच को ऑन किया पंखा चालू हो गया, तो भैया जैसे स्विच को आपने ऑन किया फैन कैसे चालू हो गया, यानी कि जो कंडक्टर है उसके पास कहीं ना कहीं क्या है, चार्ज कैरियर है, जो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से उस पंखे तक क्या कर रहा है, तुरंत फास्ट कैरी करके लेके जा रहा है। जैसे मान के चलिए आप अपने घर में क्या करते हो, काम करने वाले को रखते हो या कोई भी, जैसे आपको मान लीजिए कोई सामान चाहिए तो आप आवाज़ लगाते हो, वो वहाँ से सामान को लेकर के आप तक पहुँचता है, आप तक पहुँचाता है। ठीक उसी तरह से कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर क्या होगा, एक चार्ज कैरियर होगा, यानी कि जो चार्ज को उसके अंदर क्या करेगा, कैरी करेगा, जिसको हम लोग चार्ज कैरियर कहते हैं। तो जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए इस मेटल्स को अगर हम देखा जाए तो इसी मेटल्स को हम लोग क्या कह देते हैं, कंडक्टर कह देते हैं। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी देखा जाए तो जो मेटल होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंडक्टर, और जो नॉन मेटल होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंसुलेटर। और जो मेटेलॉइड्स होता है, क्योंकि इसके अंदर मेटलिक नॉन मेटलिक दोनों कैरेक्टर होता है, यानी कि एक कंडक्टिविटी और नॉन कंडक्टिविटी दोनों फेनोमेनन को शो करेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, सेमी कंडक्टर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसलिए मेटल्स को क्या कह देते हैं हम लोग, कंडक्टर्स, यहीं पर लिख देता हूँ। और जो नॉन मेटल्स होता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इंसुलेटर्स। क्या कह देते हैं हम लोग, इंसुलेटर्स। और जो मेटेलॉइड्स होता है उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स। यानी कि ये हमारे पास क्या है, सेमी कंडक्टर्स। वेरी सिंपल। तो जो नॉन मेटल्स होता है इसके पास दे वोंट हैविंग चार्ज कैरियर, यानी कि हैविंग नो चार्ज कैरियर। इसके पास कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, हैविंग नो चार्ज कैरियर। डेट्स वाई ये कंडक्टिविटी को शो नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम मेटेलॉइड्स के बारे में बात करें तो इसके पास दो तरह का चार्ज कैरियर होता है, हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स है ये सेमीकंडक्टर के अंदर, यानी कि कोई भी मेटेलॉइड होगा तो 100% उसके पास चार्ज कैरियर के रूप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब कितने बच्चे कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये होल्स क्या होता है। तो होल्स बेसिकली एक तरह का क्या होता है, होल्स बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन।
एटम्स, यानी कि प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, होल्स कह देते हैं। तो जो भी मेटेलॉइड्स होगा, यानी कि जो सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर दो तरह का चार्ज कैरियर होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ये दोनों क्या करता है, चार्ज को कैरी करता है, देन ओनली द कंडक्टिविटी विल टेक्स प्लेस। तो मेरे ख्याल से चार्ज के बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना नॉलेज सफिशिएंट है। चलिए अब देखिए, इसी चीज़ को हम लोग, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कितने स्टेट में स्टडी करेंगे, यानी कि किस किस केस में स्टडी करेंगे। तो अगर आप इसी इलेक्ट्रिसिटी को रेस्ट में स्टडी करोगे तो हम उसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर इसी इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप डायनेमिक सिचुएशन में स्टडी करोगे तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी कि बहुत ही सिंपल है, अगर आप किसी चार्ज को रेस्ट पे स्टडी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी चार्ज को अगर आप डायनेमिक सिचुएशन में मूव कर रहा है तब जाकर के उसके डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी करोगे तो इट बिकम्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, डायनेमिक्स। बहुत ही सिंपल, जैसा देखिए नाम से ही पता चलता है, इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अगर देखा जाए तो मैं आपको यहीं पे लिखा देता हूँ, इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो बहुत ही सिंपल, जब कोई चार्ज रेस्ट पे है और आप उसके डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज और डायनेमिक का मतलब हो गया इन मोशन। अगर कोई चार्ज मोशन में है तब जाकर के डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिंपल दिमाग में रखना है इलेक्ट्रो का बेसिक मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा भी है बहुत अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, चार्ज, और डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, इन मोशन। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग दो केस में, दो सिचुएशन में स्टडी करते हैं। एक हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरे को कह देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट को समझने का कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, जैसा अभी आपने देखा चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस। तो ठीक उसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखा जाए तो हम लोग कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी कंडक्टर से होकर के एक यूनिट टाइम में कितने चार्ज का फ्लो होता है, वही उसका क्या होता है, करंट होता है। तो हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू QT। अगर हम सिंपली इसको लिखना चाहें तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट, यानी कि किसी कंडक्टर से होकर के कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज करंट। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बेसिकली क्या लिख देंगे, I। तो ऑलरेडी हमने बता रखा हूँ ये क्या होता है, हम लिख देते हैं फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या चाहे जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेट इज I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। चाहो तो आप स्मॉल q ले लो, कैपिटल Q ले लो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। यानी कि हमने क्या लिख दिया हूँ, I.E ये होता है, डेट इज I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। अब देखिए जो चार्ज होता है इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम, और टाइम है तो ये सेकेंड में है, और I किस में है, तो ये हो जाता है एम्पेयर में। यानी कि कूलम पर सेकेंड को ही बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पेयर। यानी कि कहीं ना कहीं कूलम पर सेकेंड को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पेयर, जिसको सीधे हम कैपिटल A के फॉर्मेट में लिख देते हैं। C4 क्या है, कूलम, यानी कि चार्ज का SI यूनिट क्या होता है, कूलम। चलिए, तो करंट, और इसको अगर मैं चाहूँ सिंपली लिखने के लिए तो हम देखिए इलेक्ट्रिक करंट को ये भी कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या कह सकते हैं, करंट कह सकते हैं। और देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझना है आपको कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ करंट स्केलर है या वेक्टर, वैसे बेसिकली क्लास 10th में हो आप, अभी आपको उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। जब आप क्लास 11 के अंदर पढ़ोगे और जब हम फिजिकल क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो वहाँ पे आप दो चीज़ पढ़ोगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी आपको वो सब चीज़ नहीं देखना, आपको सिंपली ये दिमाग में बैठा लेना है कि करंट जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, करंट कौन सा क्वांटिटी होता है, तो हम इसको कह सकते हैं करंट कौन सा क्वांटिटी होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है,
स्केलर जस्ट हम नॉलेज के लिए आपको बता दिया हूँ। जैसे मान के चलो कितने बच्चे ओलंपियाड NTSC वगैरह देते हैं, तो उसमें अक्सर कभी हो सकता है पूछ दे कि वेदर करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है करंट कौन सा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, हमने लिख भी दिया हूँ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम I इज इक्वल टू QIT, यानी कि कूलम पर सेकंड को ही बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पियर कह देते हैं। तो ये तो करंट का बेसिक डेफिनेशन हो गया। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए एक मैं छोटा सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन के जरिए समझा देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे, मान लेते हैं जैसे हमने अभी तुरंत बताया, जो चार्ज होता है, चार्ज जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, Q। ठीक है, तो Q का SI यूनिट हमारे पास क्या है, SI यूनिट हमारे पास है कूलम, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, C से, यानी कि चार्ज का SI यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम, COLOUMB। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कंटेन रखता है, यानी कि यहाँ पे 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम, यानी कि कोई बॉडी है जिसके ऊपर कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम, तो बताओ वो बॉडी कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर कंटेन कर रखा है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए जहाँ कहीं भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना हो, तो एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग लिख देते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कह देते हैं, ये जो Q है इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या कहते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन। तो ये एक क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है। जब चार्ज का हम आपको प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, ये सब आगे आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन। तो ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब कहोगे कि सर यहाँ पे प्लस माइनस क्या लगाया हुआ है, तो प्लस और माइनस ये नेचर ऑफ चार्ज को बताता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर प्रोटॉन है तो कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q चार्ज को रेफर करता है, N जो है ये बेसिकली किसको रेफर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। किसको रेफर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। और ये जो E है ये होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। वेरी सिंपल। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिकली चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। तो यहाँ पे जो E होता है वो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन को रेफर करता है। तो आप ये देखिए, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, 1 कूलम, तो बताओ उस बॉडी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालेंगे, हमारे पास Q दे रखा है कितना, 1 कूलम। हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। वेरी सिंपल, तो आप क्या करोगे, Q इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इम्प्लाइज, अगर मैं N इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q डिवाइडेड बाई E। अब ये बताइए, दिस इम्प्लाइज अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालूँ तो Q के जगह हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई E कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 90। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डेसिमल से करूँगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 5 जा और 2 8 जा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास वैल्यू क्या आ गया, 5/8 मल्टीप्लाइड बाई 10 पे पावर, ये 19 माइनस से ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 19। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज डायरेक्टली Q इज इक्वल सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए इसको थोड़ा डेसिमल में डिवाइड कीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 5/8। इसको अगर मैं डेसिमल में डिवाइड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल, ये आ जाएगा 0.0 आ जाएगा। यानी कि आप यहीं पे देखिए 5 को आप क्या करो, 8 से डिवाइड करो, डेसिमल आ जाएगा 0, 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 48, 2 आएगा, फिर यहाँ पे 0 होगा, 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 5 जा यानी कि 40, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.625 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 19। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लाएंगे, यानी कि जो 0 के बाद है यहाँ पे एक रियल नंबर के बाद डिजिट को डालें, ये क्या हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 पे पावर। अगर एक डिजिट के बाद देंगे तो 10 पे पावर जो है एक क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 18। यानी कि जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कितना निकल गया,
6.25 इंटू 10 पे पावर 18, यानी कि अगर कोई बॉडी अपने ऊपर 1 कूलम चार्ज को कंटेन कर रखा है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, वो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। तो वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज दे रखा है और आपको नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है, या किसी बॉडी के ऊपर या किसी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है और उसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट करना है, तो आपको सिर्फ ये प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है। Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस NE, यानी कि प्लस जो होगा वो नंबर ऑफ नेचर, चार्ज की नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन मेनली दे रखा है तो चार्ज नेगेटिव होगा। अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल किस टर्म में दे रखा है, जैसे कह रखा है कोई बॉडी इतने प्रोटॉन को कंटेन कर रखा है, तो ऑब्वियसली उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कह रखा है कि कोई बॉडी इतने इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या रखा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आप यहीं पे देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, यानी कि करंट का वैल्यू कितना दे रखा है 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, टाइम कितना दे रखा है 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि कह रखा है कि एक सर्किट है जिसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है और ये बल्ब कितने एम्पियर करंट को पास कराता है 0.25, ठीक है, कितना देर के लिए 20 मिनट्स के लिए। तो हमें निकालना है कि अगर 20 मिनट के अक्रॉस 20 मिनट के लिए उससे कितना करंट पास हो रहा है 0.25 एम्पियर, तो दैट मीन्स वो कितने चार्ज को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑलरेडी देखेंगे I इज इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 0.25 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखी है टाइम हमारे पास क्या दे रखा है 20 मिनट्स, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 20 इंटू क्या कर देंगे 60, तो ये कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। वेरी सिंपल, मुझे क्या निकालना है चार्ज। आप ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट का भी तुरंत मैंने डेफिनेशन क्या बताया कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही सिंपल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट I इज इक्वल टू क्या होना चाहिए Q/T। तो दिस इंप्लाइज मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे कह रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड आउट करना है। तो Q इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए IT। तो बहुत ही सिंपल, Q इज इक्वल टू क्या निकालेंगे I हमारे पास कितना है 0.25 इंटू टाइम कितना है 1200 सेकेंड के लिए, यानी कि 1200 सेकेंड के लिए। तो हमारे पास ये चार्ज किस में आ जाएगा, कूलम में आ जाएगा। इसको हटाएंगे, यहाँ पे किससे डिवाइड कर देंगे 100 से, 00 कैंसिल आउट, अब 25 12 जा, तो देखिए 25 8 जा 200 और 4, तो 25 4 जा कितना हो गया 100, तो 200 और 100 कितना हो जाएगा 300। तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है मुझे कितना आ जाएगा 300 कूलम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस जो Q का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 300 कूलम हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि ये जो क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर कोई सर्किट के अंदर कोई बल्ब लगा हुआ है 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट में वो कितने करंट को फ्लो करवा रहा है 0.25 एम्पियर, तो 0.25 एम्पियर के रिस्पेक्ट में ये 20 मिनट में कितने चार्ज को, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी कि 20 मिनट में अगर वो 0.25 एम्पियर करंट को फ्लो करवा रहा है तो इसका मतलब इसी 20 मिनट में उस बल्ब से होकर के कितना चार्ज फ्लो करेगा 300 कूलम, यानी कि 20 मिनट के अक्रॉस, यानी कि 20 मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा 300 कूलम करेगा। तो आप यहाँ से चार्ज का मैग्नीट्यूड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये करंट के ऊपर। अब जो इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ को हम लोग देख रहे हैं, एक तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट A है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट क्या है B है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले से चार्ज क्या है, एक Q चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, या हम मान लेते हैं Q1, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे कोई भी चार्ज क्या है Q2 है। यानी कि बहुत ही सिंपल, अब देखिए A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है हमारे पास R, हमने रेस्पेक्टिव डिस्टेंस कितना ले लिया R। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर हम किसी भी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन का रिक्वायरमेंट होता है, दैट मीन्स जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वही मेरा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ध्यान से इस डेफिनेशन को सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन
और एनर्जी, क्योंकि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी होता है, यानी कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी कि इन्फिनिटी से जब किसी पॉइंट चार्ज को एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल के जरिए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। एकदम देखिए 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक कोई लड़का है, वो शादीशुदा है और वो कहीं गया बाहर में वर्क करने के लिए, वहाँ पे किसी दूसरे लड़की से उसने शादी कर लिया, तो अब पहले से उसकी वाइफ अवेलेबल है। अब उसके सामने अगर वो दूसरे वाइफ को घर लेके आएगा तो बताओ उसके लिए उसको हिम्मत चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ये पहले घर वाली जो है वो दूसरे को लाने देगा या उसके घर परिवार लाने देगा? नहीं लाने देगा। लेकिन फिर भी उसके खिलाफ जो दूसरी वाइफ को पहले वाइफ के सामने लाएगा तो उसको लाने के लिए कितना ताकत चाहिए, कितना हिम्मत चाहिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि Q2 को जब हम Q1 के अगेंस्ट इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे लाएंगे तो Q2 को इन्फिनिटी से इस B पॉइंट पे Q1 के अगेंस्ट लाने के लिए जितनी भी हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, जितना भी ताकत चाहिए, उसी ताकत को, उसी वर्क को, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी को अगर हम वर्ड में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि ध्यान रखिएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पार्टिकुलर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नोन एज देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि बहुत ही सिंपल है, अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाने के लिए जितना भी हमें वर्क डन का रिक्वायरमेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे इंडिकेट करते हैं? V से। तो V बराबर क्या हो जाएगा? वर्क पर यूनिट चार्ज। क्या हो जाएगा हमारे पास? वर्क पर यूनिट चार्ज। यानी कि एक यूनिट चार्ज को ही तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे हैं, किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। यानी कि Q2 को मैं इन्फिनिटी से B पे ला रहा हूं अगेंस्ट Q1। तो अगेंस्ट लाने के लिए जितना भी हमें वर्क डन का रिक्वायरमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V बराबर हम W/Q लिख देंगे। यानी कि देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट भी V से करते हैं और इसका SI यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट। अगर हम देखा तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे इंडिकेट करते हैं? V से। V बेसिकली हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और इसको भी किससे इंडिकेट करेंगे? V से। तो बहुत ही सिंपल, देखिए हर जगह VV आपको दिखेगा, तो कहीं कंफ्यूजन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट, जिसको भी V से इंडिकेट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिखाना हो तो आप चाहो तो इसको कैपिटल कर देना और SI यूनिट वोल्ट को स्मॉल में लिख देना, या मन करे तो इसको स्मॉल कर देना, इसको कैपिटल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो। सिंपल सी बात है, दोनों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से। लेकिन एक जगह वोल्ट होगा तो भी V होगा और पोटेंशियल को तो V से ऑलरेडी इंडिकेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं आपको सजेशन देता हूं कि जब भी जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको मेंशन करना होगा तो उसको कैपिटल V से इंडिकेट कर देना, और जहां कहीं भी SI यूनिट लिखना होगा वोल्ट तो उसको स्मॉल v से इंडिकेट कर देना। दैट्स इट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने यहाँ पे कहा ना कि किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे बहुत ही सिंपल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी से, आप किसी भी पॉइंट चार्ज को किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाने के लिए जितना भी आपको वर्क डन या एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतना ही होता है कि ये इन्फिनिटी जो है ना वर्ड हट जाता है, यानी कि हमको कोई जरूरी नहीं है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से ही लाना है, आप किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को लेके आओ। यानी कि हम देखिए यहीं पे लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे दिखाएंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी किससे इंडिकेट करते हैं? V से। तो कहीं कोई कंफ्यूजन वाला टर्म नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस में बेसिकली क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंसिडर्ड टू बी द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि बहुत ही सिंपल, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या हो जाता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा हूं कि इसमें सिर्फ यही होता है कि हम कोई भी पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट्स इट। तो मान लीजिए जैसे कि हम आपको दिखा रखे, मान लेते हैं A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट पे। A पॉइंट पे पहले से मैंने किसी चार्ज Q1 को रख दिया हूं और यहाँ पे C पॉइंट पे कोई भी चार्ज है Q2।
अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस सी पॉइंट से Q2 को उठा के कहाँ पे लाऊं, बी पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके आ रहे हैं। तो अगर मैं इस Q2 को सी पॉइंट से बी पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाऊंगा तो इसको लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन चाहिए, जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, यही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि Q2 को मैं क्या करूंगा, सी से उठा करके बी पे लाऊंगा, तो इसके रेस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R ऑफ 1 2, यानी कि हम 2 पॉइंट को कहाँ से लेके आ रहे हैं, सी से बी पे ला रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं Q2। ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो Q2 को जो मैं सी पॉइंट से, यानी कि किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लाने के लिए हमें वर्क डन का रिक्वायरमेंट है, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको भी इंडिकेट करते हैं V से, जो कि हो जाता है वर्क पर यूनिट चार्ज, और ये V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसका भी SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कुल मिला के कुछ ऐसा, जैसे आप बुक में देखोगे तो एक ही जगह V = W/Q दे रखा है, खास करके NCERT में दे रखा है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं किया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट आपको समझा दिया हूँ कि कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल सी बात, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। अगर किसी पॉइंट चार्ज को आप इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाने के लिए जितना भी आपको एनर्जी या वर्क डन का रिक्वायरमेंट होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सिंपल होता है कि अगर आप किसी एक पॉइंट चार्ज से किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट चार्ज है उसको किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाने के लिए जो आपको वर्क डन या एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और ये दोनों का दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, और दोनों का SI यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट होता है। तो बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पे इन्फिनिटी से एक पार्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे हैं, और यहाँ पे सिंपल किसी भी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं। अगेंस्ट दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि कहीं ना कहीं अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 यानी कि 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। यानी कि देखिए, ये क्वेश्चन को देखने से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैरी कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है हमारे पास, 118 वोल्ट, और दूसरे पे कितना है, 128 वोल्ट। तो हमें 118 से, यानी कि 118 वोल्ट्स टू 128, यानी कि 118 वोल्ट से 128 वोल्ट पे ले जाने में हमें कितना वर्क डन का कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, मान लेते हैं कि ये पॉइंट, अगर मैंने इसको पॉइंट ए मान लिया तो इसको क्या मान लेते हैं, बी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम क्या मेंशन कर देते हैं, 118 वोल्ट, और पोटेंशियल एट बी पॉइंट हम क्या लिख देते हैं, 128 वोल्ट। बहुत ही सिंपल। तो हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, मान लेते हैं हमारे पास Q कितना है, 2 कूलम चार्ज है। इस 2 कूलम चार्ज को हम कहाँ से कैरी कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। तो बहुत ही सिंपल, हमें क्या निकालना है, हाउ मच वर्क डन, यानी कि हमें वर्क निकालना है। तो आप सीधे जानते हो, वी नो डैट V = हमारे पास क्या होता है, W/Q। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, W = हमारे पास क्या होना चाहिए, V × Q। वेरी सिंपल। ऑटोमेटिकली चार्ज हमें कितना दे रखा है, 2 कूलम, हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल, तो नेट पोटेंशियल चाहिए। तो अब देखिए, पोटेंशियल ए पॉइंट पे हमारे पास कितना है, 118 वोल्ट, और बी पॉइंट पे 128 वोल्ट है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सो पोटेंशियल = V लिख सकते हो, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। हम एक्चुअली पोटेंशियल कहाँ पे फाइंड आउट करना है, बी पॉइंट पे, क्योंकि हमने किसी पॉइंट चार्ज को ए से कहाँ पे लेके आ गए, बी पे। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो बहुत ही सिंपल, ये क्या हो जाएगा, VBV - VA। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल, हमारे पास जो नेट पोटेंशियल आ गया, जो V आ गया, वो हम क्या लिख सकते हैं, 128 - 118 वोल्ट। तो हमारे पास कितना वोल्ट का डिफरेंस आ गया, 128 में से 118 वोल्ट चला गया, तो हमारे पास सिंपली कितना हो गया, 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कि हमारे पास सीधे क्या निकल गया, 10 वोल्ट। तो आप डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। तो जो हमारे पास वर्क डन निकलेगा वो V हमारे पास कितना है, 10 × चार्ज कितना था हमारे पास, 2, तो इतना जूल, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 × 2 = 20 जूल सिंपली। तो जो हमारा वर्क डन निकल गया वो कितना जूल निकल गया, 20 जूल। यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ा, 20 जूल।
तो बहुत अच्छे समझ में आ गया। जैसे ही आपको 2 पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें। अब देखिए आप कहोगे कि सर आपने यहाँ पे V लिख दिया, कहीं पे VBA लिख दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप पोटेंशियल डिफरेंस को चाहो V से इंडिकेट करो, बट मैंने जो ये लिखा VBA, इससे आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि हम पोटेंशियल कहाँ पे निकाल रहे हैं, B पॉइंट पे, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज को हमने कहाँ से कैरी किया, A पॉइंट से B पॉइंट पे, तो वही हमने लिखा है पोटेंशियल एट B पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू A पॉइंट, VB माइनस B, यानी कि जब भी डिफरेंस होगा तो हायर माइनस लोअर। तो आप चाहो तो यहाँ पे क्या दे सकते हो, या सिंपली V लिख दो या आप VBA लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पे हमें एनर्जी ट्रांसफर निकालना है, यानी कि वर्क डन निकालना है बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी कि कोई भी हमारे पास एक सोर्स है पावर सप्लाई का जिसके पास कितना पावर है, 12 वोल्ट, टू ईच कूलम। यहीं पे वर्ड पे ध्यान देखिए, ईच कूलम का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको हिडन दे रखा है, मतलब क्लियर नहीं कर रखा है। ईच कूलम यानी कि कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, यानी कि ऑलरेडी जैसा ही स्टेटमेंट Q हमारे पास कितना दे रखा है, 1 कूलम, जैसे ही दे रखा है ईच कूलम, इसका मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 कूलम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड ए सर्किट, यानी कि एक सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, 1 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए कोई अगर सोर्स है जिसका पावर है 12 वोल्ट बैटरी, तो कितना एनर्जी उसको चाहिए, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल, देखिए पोटेंशियल हमारे पास कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। अब हम जानते हैं वी नो डैट पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वर्क, तो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, वेरी सिंपल। तो W बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारे पास 12 है और कितना है, ईच कूलम, यानी कि कितना कूलम को मूव कराना है, 1 कूलम को सर्किट के अंदर मूव कराना है, तो सिंपली 1 लिख देंगे। और यहाँ पे SI यूनिट क्या होता है, जूल, तो जो हमारे पास वर्क निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 12 जूल। ये बहुत ही सिंपल है, केवल देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज पे आपको पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोस्टली बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर चार्ज का वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बिल्कुल क्लियर दे रखा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई टू ईच कूलम। तो ये जो ईच कूलम है ना, इसका मतलब चार्ज कितना कूलम को हमें पास करवाना है सर्किट के अंदर, 1 कूलम चार्ज को पास कराने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर कोई सोर्स जिसका पावर है 12 वोल्ट, तो हमें कितना एनर्जी चाहिए, 12 जूल, यानी कि इस डिवाइस को कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, 12 जूल, वेरी सिंपल। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जो क्वेश्चन आपको आएगा, तो मेरे ख्याल से इस 2 एग्जाम्पल के जरिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और उस फॉर्मूला को हमें प्रैक्टिकली कैसे यूटिलाइज करना है मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इसके ऊपर आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट और